अक्षांश और देशांतर के अध्ययन के पश्चात आज का हमारा विषय है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके अध्ययन के पश्चात हम दिन रात के बनने, ऋतुओं के बनने की प्रक्रियाओं को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की गतियां। अगर हम पृथ्वी की गतियों की बात करें तो जो पृथ्वी की गतियां होती है वह दो प्रकार की होती है। एक गति होती है जिसे हम घूर्णन गति कहते हैं। इस गति को कई नामों से जाना जाता है। इसे हम घूर्णन गति के अलावा परिभ्रमण गति भी कहते हैं। इसके अलावा इसे हम दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक गति के अलावा इसे हम अक्षीय गति भी कहते हैं। इस प्रकार से यह एक प्रकार की गति है। और दूसरे प्रकार की अगर गति की बात करें तो इसे हम परिक्रमण गति या वार्षिक गति या कक्षीय गति कहते हैं। इन दोनों गतियों में क्या डिफरेंस रहता है इसके बारे में हम समझते हैं। यहां पर जो प्रथम गति है जिसे हम घूर्णन गति, परिभ्रमण गति, दैनिक गति या अक्षीय गति कहते हैं, इस गति का अर्थ होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। और इस प्रकार की गति के कारण रात दिन का निर्माण होता है। घूर्णन गति, परिभ्रमण गति, दैनिक गति, अक्षीय गति का अर्थ होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, इसीलिए इसे हम अक्षीय गति कहते हैं। इसके अलावा यह अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही है, इसलिए इसे हम घूर्णन गति कहते हैं। इसके अलावा परिभ्रमण और दैनिक का अर्थ होता है कि यह 24 घंटे गति करती है, इसलिए इसे दैनिक गति कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम दूसरी गति की बात करें तो परिभ्रमण गति या वार्षिक गति या कक्षीय गति का अर्थ होता है सूरज के चारों तरफ पृथ्वी का गति करना, माना कि यह पृथ्वी है तो इस प्रकार से सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का गति करना परिभ्रमण गति कहलाती है। अब यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस बात का रहता है कि विद्यार्थी इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति में क्या डिफरेंस रहता है। दोनों शब्द एक जैसे दिखते हैं और परीक्षाओं में इसी शब्द का प्रयोग ज्यादा बार किया जाता है। तो इसे याद रखने के लिए हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि किसी मंदिर के अंदर जब हम दर्शन करते हैं तो उसके बाद में हम उस मूर्ति की चारों तरफ से परिक्रमा करते हैं। तो यह जो शब्द है परिक्रमा, तो हमारी गति होगी परिक्रमण। तो इसी प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है तो इसकी गति होगी परिक्रमण। और जब हम परिक्रमण को याद रख सकते हैं तो परिभ्रमण का अर्थ उसका विलोम हो जाएगा, यानी कि अपने अक्ष पर घूमना। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम परिक्रमण और परिभ्रमण के शब्दों में अंतर समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यह देखा कि पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती है, एक घूर्णन गति होती है और दूसरी परिक्रमण गति या वार्षिक गति होती है। अब इन गतियों को हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम गति को लेंगे घूर्णन को। घूर्णन गति या परिभ्रमण गति या दैनिक गति या अक्षीय गति। माना कि यह एक पृथ्वी है और यह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है।
अब जब यह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो इसे हम घूर्णन काल कहते हैं। यह कितने समय का होता है? तो यह जो समय होता है यह रहता है 23 घंटे 56 मिनट व 4.09 सेकेंड। इसे हम औसतन 24 घंटे भी कहते हैं। यानी कि 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूर्ण कर लेती है। अब अगर इसकी हम गति की बात करें कि कौन सी दिशा से किस दिशा की तरफ इसकी गति रहती है, तो यहां रहता है पश्चिम और यहां रहता है पूर्व। तो जो पृथ्वी की गति रहती है वह पश्चिम से पूर्व की ओर रहती है, यानी कि इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर रहेगी। और पश्चिम से पूर्व की ओर रहने की वजह से ही हमेशा हमें सूर्य पूर्व से उदय होता हुआ दिखाई देता है। तो जो पृथ्वी का घूर्णन काल है वह लगभग 24 घंटे है और जो इसकी दिशा है वह पश्चिम से पूर्व की ओर है। अब अगर हम इसकी स्पीड की बात करें, यानी कि इसकी गति की बात करें कि यह किस गति से घूमती है, तो यह गति 3 प्रकार से हम देख सकते हैं। अगर हम पृथ्वी की विषुवत रेखा से देखें, विषुवत रेखा पर इसकी गति कितनी रहती है, तो विषुवत रेखा पर जो इसकी गति रहती है वह रहती है 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर हम यहां पर 60 डिग्री पर इसकी गति को देखें, 60 डिग्री अक्षांश पर गति, तो वह इसकी आधी हो जाती है, यानी कि 0.23 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके अलावा इसकी गति अगर हम ध्रुवों पर देखें, ध्रुवों पर पृथ्वी की गति तो वह रहती है 0 किलोमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ध्रुवों पर वह गति नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार से इसके जो घूर्णन है उसकी गति विषुवत पर 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड, 60 डिग्री अक्षांश पर 0.23 किलोमीटर प्रति सेकंड, ध्रुवों पर 0 किलोमीटर रहता है। इसके अलावा पृथ्वी पर कौन सी क्रियाविधि चलती है घूर्णन की वजह से, इसे हम देख लेते हैं। अगर हम इसे पृथ्वी माने और यह इसका अक्ष है, अपने अक्ष पे यह घूमती है और यहां से हम सूर्य के प्रकाश को इसके ऊपर आने देते हैं, तो हम यहां पर देखते हैं पृथ्वी के इस भाग की ओर जहां पर सूर्य है वहां पर यह भाग प्रकाशित हो जाएगा और इसके जो पीछे वाला भाग है यह भाग छायांकित रहता है। तो जो भाग प्रकाशित है उसे हम कहते हैं दिन और जो छायांकित भाग है उसे हम कहते हैं रात। यानी कि जो घूर्णन गति है, परिभ्रमण गति है, दैनिक गति है या अक्षीय गति है, इसकी वजह से दिन रात का निर्माण होता है। अब यहां पर सवाल हमारा यह उत्पन्न होता है कि अगर पृथ्वी के एक भाग की तरफ सूर्य है और वह एक भाग को प्रकाशित कर देता है तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात क्यों नहीं होती है? ऐसा नहीं होता है। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, माना कि यह हमारी पृथ्वी है और यह इसका अक्ष है। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई रहती है, तो इसे प्रदर्शित करने के लिए हम इस प्रकार से इसे दर्शा सकते हैं। अगर 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो इसकी विषुवत रेखा भी इसी अक्ष के अकॉर्डिंग रहेगी, यानी कि इस तरीके से। इसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कह सकते हैं और इसे हम उत्तरी ध्रुव कहेंगे और इसी प्रकार इसे हम दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। इसके उत्तरी गोलार्ध में यह 30 डिग्री अक्षांश
और यह 60 डिग्री अक्षांश। इसके दक्षिणी गोलार्ध में यह 30 डिग्री अक्षांश और यह 60 डिग्री अक्षांश। अब देखिए, अब अगर सूर्य की किरणें इस गोलार्ध में इस तरफ पड़ती है तो उसकी स्थिति यह रहेगी। अब हम विषुवत रेखा की बात करते हैं, यानी कि जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है उस समय स्थिति क्या होती है। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर विषुवत रेखा दो भागों में बट रही है, यानी कि यहां पर भी 12 घंटे का दिन और रात और यहां भी 12 घंटे की दिन और रात रहेंगे। इसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही हम ऊपर की ओर आएंगे तो हम देखते हैं कि इस रेखा की तुलना में यह रेखा बड़ी है। इसका मतलब यहां का जो दिन होगा वह 14 घंटे का होगा और यहां पर जो रात होगी वह 10 घंटे की होगी। इसी तरीके से अगर हम यहां पर आए तो ये वाला जो पोर्शन है यहां पर 20 घंटे का दिन होगा और यहां पर 4 घंटे की रात होगी। इसी तरीके से अगर हम ध्रुव की बात करें तो यह जो ध्रुव है यहां पर 24 घंटे का दिन होगा और इसके ऑपोजिट में यह ध्रुव यहां पर 24 घंटे की रात होगी। तो इस प्रकार की अगर स्थिति हो तो यह समय अंतराल दिखाई देता है। तो अगली गति की अगर हम बात करें तो अगली गति है परिक्रमण गति, जिसे हम वार्षिक गति या कक्षीय गति भी कहते हैं। किसे कहते हैं परिक्रमण गति? सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का चक्कर लगाना ही परिक्रमण गति कहलाती है। इससे क्या होता है? इससे ऋतु का निर्माण होता है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो यह हमेशा घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में गति करती है, यानी कि इस तरीके से। तो इसकी जो गति है वह घड़ी के चलने के विपरीत रहती है। और अगर हम इसकी स्पीड की बात करें कि किस स्पीड से यह गति करती है, तो जो इसकी स्पीड या गति है वह 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड रहती है, यानी कि एक सेकंड में 29.8 किलोमीटर की यह दूरी तय कर लेती है। इस प्रकार से टोटल समय कितना लगता है? तो टोटल समय लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। तो लगभग इतना समय लगता है, तो इसलिए इसे हम 365 दिन 6 घंटे औसतन मानते हैं। इस तरीके से जो पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा करती है पूर्ण, और जब यह सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर देती है तो इसे सौर वर्ष भी कहा जाता है। इसे सौर वर्ष के नाम से जाना जाता है। सौर वर्ष के अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है जिसे हम उपसौर व अपसौर कहते हैं। उपसौर व अपसौर दो ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक होती है और सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है। अगर पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक आ जाती है तो उसे हम उपसौर कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है जो कि सर्वाधिक दूरी होती है, इसे हम अपसौर कहते हैं। अगर हम उपसौर की बात करें तो यह 3 जनवरी को दिखाई देती है, और अगर हम अपसौर की बात करें तो यह 4 जुलाई को स्थिति दिखाई देती है। तो इस प्रकार से उपसौर और अपसौर की परिस्थितियों में पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक और सबसे दूर दिखाई देती है। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं ऋतुओं का बनना, कि किस प्रकार से इस परिस्थितियों में ऋतुएं बनती है। माना कि यह सूर्य है
और यहां पर यह पृथ्वी है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो पृथ्वी का परिक्रमण होता है वह घड़ी के चलने की दिशा के विपरीत होता है। तो इस प्रकार से यह हम दर्शाते हैं कि इस प्रकार से यह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। यहां पर हम पृथ्वी का विषुवत बनाते हैं 0 डिग्री और उससे ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा को और 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा को। इसी प्रकार से जितनी भी पृथ्वी की स्थितियां हैं उन सभी में इसी सिचुएशन को हम दर्शाते हैं। इन सभी स्थितियों के अंदर यह विषुवत रेखा है और इससे ऊपर कर्क रेखा है और नीचे मकर रेखा है। कर्क मकर, कर्क और मकर, और यहां भी कर्क और मकर। तो इस प्रकार से यह पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। यहां पर सबसे पहले हम इस स्थिति को मानते हैं 21 मार्च। 21 मार्च के बाद इस स्थिति को हम मानते हैं 21 जून और इसे हम मानते हैं 23 सितंबर और इसे हम मानते हैं 22 दिसंबर। इस चित्र को समझने से पहले कुछ बातें आपको यहां बता दें कि यह पृथ्वी है और यह उसकी विषुवत रेखा है और यह उसकी कर्क रेखा है और यह मकर रेखा है। सूर्य का प्रकाश जो सीधा पड़ता है वह विषुवत रेखा पर पड़ता है। अब जो पूरे साल सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है वह इस प्रकार से पड़ेगा, यानी कि विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा से यह कर्क रेखा की ओर जाएगा। कर्क रेखा के बाद में पुनः यह विषुवत रेखा पर आएगा और उसके बाद में यह मकर रेखा पर जाएगा और मकर रेखा से पुनः यह विषुवत पर आएगा और पुनः यह कर्क रेखा पे जाएगा। तो इस प्रकार से यह गतिविधि इसके पूरे साल चलती रहती है। तो यहां भी हम देख सकते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश पहले विषुवत रेखा पर पड़ेगा, उसके बाद में कर्क रेखा पर, फिर पुनः विषुवत रेखा पर और उसके बाद पुनः मकर रेखा पर और उसके बाद पुनः विषुवत रेखा पर, यानी कि सर्वप्रथम कर्क रेखा पर, फिर वापस विषुवत पर, फिर मकर पर, फिर वापस विषुवत पर और फिर वापस कर्क पर, फिर वापस विषुवत पर। यह स्थिति इसकी चलेगी। तो शुरुआत करते हैं हम 21 मार्च से। 21 मार्च को सूर्य की जो किरणें हैं वह विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है इस तरीके से। इसके बाद में अगर जून की बात करें तो जून की जो किरणें हैं वह कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और इसके बाद में अगर हम सितंबर 23 की बात करें तो पुनः विषुवत रेखा पर यह किरणें सीधी पड़ती है और उसके बाद में 22 दिसंबर को मकर रेखा पर यह जो किरणें हैं यह सीधी पड़ती है। तो यह स्थिति पाई जाती है पूरे साल। अब जब ये पूरे साल यह स्थिति पाई जाती है तो इसमें किस गोलार्ध में कौन सी ऋतु या दिनों में क्या अंतर देखने को मिलता है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं 21 जून से। देखिए 21 जून को जो सूर्य की रेखा है या सूर्य की जो प्रकाश है वह कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है। तो यहां सिंपल देखने की बात है कि 0 डिग्री से ऊपर कर्क रेखा आती है, यानी कि कर्क रेखा कहां आ रही है, उत्तरी गोलार्ध में। तो जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ेगी तो उत्तरी गोलार्ध में यहां पर ग्रीष्म ऋतु होगी, उत्तरी गोलार्ध में यहां पर ग्रीष्म ऋतु होगी, यानी कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। और जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध के अंदर यहां शीत ऋतु होगी। हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में आता है, इस वजह से हमें जून महीने में गर्मी का अनुभव रहता है क्योंकि सूर्य की किरणें हैं जो उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम दिन रात की बात करें, अब सूर्य की जो किरणें हैं वह उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ रही है। तो उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ने की वजह से उत्तरी गोलार्ध ज्यादा प्रकाशित रहता है और ज्यादा समय तक रहता है। इस वजह से यहां पर जो दिन है वह बड़े रहते हैं, दिन बड़े। और अगर दिन बड़े होंगे तो रातें स्वयं ही छोटी हो जाएगी। और इसका ऑपोजिट होता है दक्षिणी गोलार्ध में। यहां दिन अगर बड़े हैं उत्तरी गोलार्ध में तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे हो जाएंगे।
और जब यहां दिन छोटे होंगे तो रातें स्वतः ही बड़ी हो जाएगी। ये जो स्थिति होती है इसे ग्रीष्म अयनात कहते हैं। ग्रीष्म अयनात। और जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो इसे कर्क संक्रांति भी कहते हैं। यह सारा जो मामला है वह कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने की वजह से बनता है। इसके बाद में जैसे यह 21 जून है, 21 जून के बाद में जुलाई, अगस्त और सितंबर आता है। सितंबर में जो सूर्य की किरणें हैं वह विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। इस समय क्या स्थितियां उत्पन्न होती है? अगर विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो इस समय न तो ज्यादा सर्दी होगी और न ही ज्यादा गर्मी होगी। तो इस वजह से यहां पर शरद विषुव पाया जाता है। शरद विषुव। और अगर यहां पर हम बात करें दिन और रात की तो यहां पर उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात बराबर रहेगी। इसी प्रकार जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां भी दिन और रात बराबर रहेगी। यहां शरद विषुव इसलिए है क्योंकि यहां पर 23 सितंबर है। 23 सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आने वाला है और दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध में सर्दी आने वाली है। तो यहां पर हम 23 सितंबर से आ जाते हैं 22 दिसंबर पर। 22 दिसंबर पर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और जब यहां मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो दक्षिणी गोलार्ध में इस समय ग्रीष्म ऋतु होगी और उत्तरी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होगी, क्योंकि सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वह दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर पड़ रही है। इस वजह से ज्यादा जो गर्मी का अनुभव है वह दक्षिणी गोलार्ध में होगा और उस समय जो सूर्य की किरणें हैं वह उत्तरी गोलार्ध में तिरछी पड़ेगी। इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का अनुभव होगा। तो हमारे भारत में जो सर्दी पड़ती है वह जनवरी या दिसंबर के महीने में पड़ती है। अब अगर हम दिन और रात की बात करें तो यहां पर जो प्रकाशित गोलार्ध है वह है दक्षिणी गोलार्ध। तो यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे। दिन बड़े तो रातें स्वयं ही छोटी हो जाएगी। रातें छोटी। अब इसका ऑपोजिट यहां हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में इस समय दिनों की क्या स्थिति रहेगी? तो इस समय दिन छोटे होंगे और रातों की बात करें तो रातें स्वयं ही बड़ी हो जाएगी। दिसंबर के बाद में जनवरी, फरवरी और मार्च की स्थिति आती है, यानी कि 21 मार्च की। अब 21 मार्च को सूर्य की किरणें हैं जो विषुवत रेखा पर पुनः पड़ती है और विषुवत रेखा पर पड़ने की वजह से यहां पर वापस दिन और रात दोनों गोलार्धों में बराबर हो जाएंगे। उत्तरी गोलार्ध में भी बराबर और दक्षिणी गोलार्ध में भी बराबर। और इस समय अगर हम विषुव की बात करें तो इसे हम वसंत विषुव कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम यहां 21 जून की बात करें तो इसे हम ग्रीष्म अयनात के नाम से जानते हैं। ग्रीष्म अयनात। और यहां शीत ऋतु में बात करें तो इसे हम शीत अयनात के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करती है तो यह सारी स्थितियां देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमने पृथ्वी की दोनों गतियों का अध्ययन किया, घूर्णन गति और परिक्रमण गति।